अस्सलाम वालेकुम, मैं और आपका होस्ट फुटबॉलिस्तान का शाहरुख सहेल और दोबारा एक और एपिसोड के साथ हम हैं हाजिर। तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के जो पिछले कुछ दिन गुजरे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। मैं तो यही कह सकता हूँ एक आसान अल्फाज में। पाकिस्तान की कौमी टीम ने दो मैचेस खेलने थे। एक था हमारा सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ मैच जो हमने होम एंटीना स्टेडियम खेलना था, और उसके बाद हमने आगे ट्रैवल करना था ताजिकिस्तान दुशानबे में, जहाँ पे हमारा दूसरा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच था। अब हुआ कुछ इस तरह कि पाकिस्तान की जो कौमी टीम है वो जब मैच खेलने जा रही थी तो उनके दो ट्रैवल अरेंजमेंट्स थे। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो एक फ़्लाइट से गए क्योंकि उनने आगे वापस यूरोप जाना था। और अगर किसी ने इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की हो तो उसको ये बात अंदाज़ा होगा कि हमेशा आइटिनरी उस तरह बनाई जाती है जिस पे जहाँ पे एंड पे जिसने जाना हो, जो ओरिजिन्स होते हैं फ़्लाइट के, और वर्सेस आपने वापस किधर जाना है। तो अगर किसी ने पाकिस्तान वापस आना है उसकी फ़्लाइट डिफरेंट होगी, जिसने फिर दोबारा आगे जाना है उसकी फ़्लाइट थोड़ी डिफरेंट होगी। तो वो इसी तरह के पाकिस्तान की कौमी फुटबॉलर्स जो यहाँ से जा रहे थे, तकरीबन 20 एक तादाद थी उनकी रफली स्पीकिंग। उनकी फ़्लाइट जो है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, वो फैसलाबाद एयरपोर्ट पे डिले होगी, और डिले इसलिए हुई क्योंकि उसमें एक मैकेनिकल फेलियर आ गया था। क्या कहा जाता है कि कोई बर्ड स्ट्राइक था, बट वो अल्टीमेटली फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई और पाकिस्तानी कॉमिटी वहाँ से नहीं जा सकी। अब क्योंकि दुशानबे एक बहुत ही मुश्किल डेस्टिनेशन है पहुंचने का, ताजिकिस्तान का कैपिटल है, बट वहाँ बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं जाती। पाकिस्तान से वैसे ही कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती। तो जो फ़्लाइट जा भी रही थी उसके बाद उनको दुबई से जाना पड़ रहा था, वो भी कैंसिल हो गई, कोई फ़्लाइट अवेलेबल भी नहीं थे। और ये सैटरडे को हुआ, हफ्ते वाले दिन, और ट्यूसडे को आपका मैच था, मंगल वाले दिन। तो पाकिस्तान की कौमी फेडरेशन जो है पीएफएफ ने, उनने किसी तरह कुछ ना कुछ करके एक चार्टर प्लेन अरेंज किया। पहले तो इसमें ये बहुत सारी काविशें की गई, एयर ब्लू से बात हुई, पीआई से, और बहुत मुख्तलिफ एयरलाइन से बात हुई, पर कोई फ़्लाइट सिक्योर नहीं हो सकी। कोई जहाज़ अवेलेबल नहीं था उस टाइम मुल्क में, चार्टर नहीं हो सका। और उन लोगों ने फिर पता नहीं कुछ करके छोटा प्लेन अरेंज किया चार्टर के लिए। बहरहाल अरेंजमेंट एक हो गई, और जैसी ही वो टीम निकल रही थी मंडे की सुबह, तो वो उस फ्लाइट के अंदर भी कोई चार्टर का इशू आ गया, मैकेनिकल। और हालांकि लाहौर एयरपोर्ट पे सारे प्लेयर्स मौजूद थे लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सके, और लग यही रहा था कि अब ये मैच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दुशानबे पहुंचने के सारे रास्ते ख़त्म हो गए थे। पर यहाँ पे पीएफएफ ने किसी तरह मना लिया पाकिस्तान की हुकूमत को, और हुकूमत ने फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वेस्ट की, और उन्होंने एक जहाज़ खुसूसन अरेंज किया पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, जिनको डायरेक्ट इस्लामाबाद से दुशानबे लेके गया, और मेरे हिसाब से वापस भी वही प्लेन लेके आया है। तो उसकी वजह से ये मैच आखिरकार खेला गया है। तो इसमें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, फेडरेशन की काविशें और सबकी दुआएं की वजह से ये मैच खेला गया है। पर उससे पहले थोड़ा पहले जाते हैं सऊदी अरेबिया के मैच को। अगर मैं थोड़ा सा तबसरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि रोबर्टो मैंचीनी जैसे मैनेजर जिनने इटली के साथ यूरोपियन चैम्पियनशिप्स जीती हुई हैं और उसके साथ साथ मैन सिटी के साथ प्रीमियर लीग भी जीते हुए, तो उनकी ऐसे प्लेयर्स का यहाँ पे आना या ऐसे मैनेजर्स का यहाँ पे आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सीधी सीधी तरह देखें तो आप। और मैच की जहाँ तक इटसेल्फ बात है, हमें सबको पता था, या कोई भी जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फॉलो करता तो उसको पता है कि यार हमारे जैसे मुल्क के लिए सऊदी अरेबिया को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पर उम्मीद अच्छी थी कि डिफेंसिव परफॉर्मेंस हम कोई देंगे ऐसी जिससे हम ज़्यादा गोल ना खाए। और जो पाकिस्तान के कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, उन्होंने भी इसी तरह की एक लाइनअप 5-3-2 में दी, जिसमें वो अपनी 4-4-2 की जो फेवरेट फॉर्मेशन है उससे वो ज़रा हट के आए, और उन्होंने ये एक फॉर्मेशन दी जिसमें बैक 5 थी हमारे पास। मोहम्मद फजल जो स्वीडन में नॉर्डिक यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, वहाँ पे थर्ड डिवीज़न में उनने डेब्यू भी किया। यूसुफ भट्ट गोल में थे, अब्दुल्ला इकबाल डिफेंस को चला रहे थे, साथ उनके मामून भी था, हसीब भी था, एक साइड पे हमारे पास राव उमर भी थे। तो पाकिस्तान की एक अच्छी डिफेंसिव शेप थी। कैप्टन ईसा सुलेमान, जिस तरह हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, वो नहीं आ सके हज की वजह से, अल्लाह ताला उनका हज भी कबूल करे। तो उसके बाद ये टीम ने सऊदी अरेबिया को फेस किया, और मेरे हिसाब से 90 मिनट में बहुत उम्दा कारकर्दगी दी कि आपने सऊदी अरेबिया को ज़्यादा गोल्स मारने से रोका। इस 3 में से भी एक ऐसा गोल था जो आपने ना कंसीड ही नहीं करना चाहिए था असूलन तो आपको, क्योंकि आपके सेंटर बैक और आपके जो गोलकीपर उनके दरमियान मिसकम्युनिकेशन हुई थी। जो मुझे बात समझ आई है वो यूसुफ भट्ट ने बॉल के लिए अब्दुल्ला इकबाल को कॉल किया था कि ये बॉल तुम्हारी है। अब्दुल्ला इकबाल को समझ ही आई जल्दी में कि उसने कॉल ये किया है कि बॉल कीपर क्लेम कर रहा है। गलती टेक्निकली देखा है दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है फुटबॉल में, एक एरर है, हो जाता है। और यूसुफ भट्ट को असूलन शायद कॉल ही नहीं करनी चाहिए था अगर उनको बॉल नहीं चाहिए था, ताकि डिफेंडर्स कंफ्यूज ना होते। बट बहरहाल हमने एक बहुत ही अननेसेसरी गोल खाया जो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए था।
उसके अलावा डिफेंसिवली हम बहुत सॉलिड रहे। हमने जो सऊदी अरेबिया से 2 गोल खाए भी हैं, उसमें सऊदी अरेबिया में काफ़ी अच्छी, एक तो पहली गोल में फिनिशिंग का मुजाहरा और दूसरी दफ़ा भी उनने दिखाया कि ऑब्वियसली एशिया की सबसे अच्छी टीमों में उनका शुमार होता है। और अगर आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वही टीम है जिसने सऊदी अरेबिया वर्ल्ड कप खेला था, अर्जेंटीना को भी 2 गोल मारे थे। तो हमारे लिए उस कॉन्टेक्स्ट में 3 गोल खाना तो मेरे हिसाब से कोई बिल्कुल भी बुरा रिजल्ट नहीं है। प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि हमारे इन 2 मैचेस में जो हमें बहुत बड़ी चीज़ नजर आई और ताजिकिस्तान के मैच में हम आते हैं, मोहम्मद फजल क्या कमाल के प्लेयर हैं यार। एज अ लेफ्ट बैक आप तो मतलब जिसे कहते हैं ना, वो आपकी आंखों का सुकून है इस वक्त। ऐसा लेफ्ट बैक जो अटैक भी करना चाहता हो, एक्सट्रीमली तेज़ हो, जो रिकवर भी कर सके, अटैक भी कर सके, और जो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी हमारा बेस्ट मोमेंट था वो फजल ने क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने 3 सऊदी अरेबिया के अटैकर्स को बीट करके बॉल आगे इमरान कियानी को निकाली, लेकिन एक साइड पे ऑफ साइड का भी सिग्नल हो गया था, कहा यह जा रहा था, और फिर फजल खुद भी गिर गए और रेफरी ने उसका फाउल भी कॉल कर दिया। बट बहरहाल बहुत अच्छे ग्लिम्पसेस नज़र आए और पोटेंशियल नज़र आया, और फजल भी 20-21 साल के हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फाइंड है। और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट डेब्यू पर जाएँ तो मकील अब्दुल्ला को कुछ मिनट्स मिले थे, और वो हमने आगे देखा ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उनको तकरीबन एक हाफ़ मिला पूरा खेलने के लिए, तो अच्छे लगे कुछ मोमेंट्स के अंदर। बट अभी जो हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो हमें इमीडिएटली गोल निकाल के दे देंगे, ना तो उनके पास इतनी बॉल आई ताजिकिस्तान पे कि हम वो जज कर सकें, बट ज़रूर एक यंग प्लेयर हैं जिनको आगे मिनट्स मिलेंगे तो हमें और पोटेंशियल नज़र आएगा। इमरान कियानी बहुत इंप्रेसिव रहे हैं दोनों मैचेस में, और जहाँ पे ताजिकिस्तान की गेम की अगर बात करें, यही सेम फॉर्मेशन पाकिस्तान खेला। ओटिस खान अनअवेलेबल थे, कहा जाता है कि वो इंजर्ड थे, उनकी कोई एंकल इंजरी थी जिसकी वजह से कोई प्रिवेंटिव मेजर था जिसकी वजह से वो नहीं खेल सकते ये मैच, या नहीं खेले ये मैच। आगे जाते हुए होपफुली क्या कहते हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड जो बहुत डिप्लीट हो चुका था स्टेज में, ईसा सुलेमान नहीं, अब्दुल समद को कॉल नहीं किया, ओटिस भी आउट हो गया, तो हमारी इंजरीज़ और ये मसाल तो हमारे पास लगता है हर वक्त चलते ही रहते हैं। बट ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ मेरा ज़ाती ख्याल है कि परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर हो सकती है, इस सेंस में कि डिफेंसिवली तो चले हम ठीक थे जितना ताजिकिस्तान अटैक कर रहा था, पर मुझे लगता है एक गोल पाकिस्तान इस मैच में निकाल सकता था अगर थोड़ी सी फॉरवर्ड लाइन जो है, एक तो बॉल होल्ड कर ली थी, और सेकंड ये होता है कि अगर उनकी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना एबिलिटीज़ इस तरह की होती हैं कि जो बॉल्स आ रही थी वो कन्वर्ट कर लेते। फरीद को भी दोबारा स्टार्ट मिला, उनने इतना इम्प्रेस नहीं किया जितना वो नॉर्मली करते हैं, और उसके साथ साथ अदील यूनुस को भी मौका मिला आगे अटैक करने का उन्हीं के साथ साथ, लेकिन अदील यूनुस का यही मुझे तो पर्सनली ये मसला नज़र, हालांकि बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा शायद एस्ट्रोटर्फ की वजह से गिर रहे थे बॉल पे, बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिसमें उनसे बॉल होल्ड नहीं हुई। पर लेकिन इन किसी भी प्लेयर्स को ये कहना कि वो अच्छा नहीं खेलते या बुरा खेलते हैं, आई थिंक बिल्कुल गलत होगा। हमारी ओवरऑल डिफेंसिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अटैक में जो हम कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की, कुछ हमने हाफ चांसेस निकाले थे, पर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम आगे जाएंगे तो वो और भी होगा। तो क्रेडिट टू एवरीवन कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं सेकंड राउंड में, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए ये राउंड खेलना। और आगे अब इसी तरह नज़र आता है कि पाकिस्तान ने 2025 के अंदर एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने हैं, जिसमें हम पॉट 4 में होंगे प्रॉब्ली। इंडिया भी पॉट 1 में आ चुका है मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहाँ से जब वो निकलेंगे हो सकता है कि हमें मौका मिले कि हम इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हों एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए, वो भी इसी तरह होम एंड अवे बेसिस पे चलेंगे तकरीबन 1 साल। तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल अब ये जो हमने देखा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है एस्पेक्ट है सारी चीज़ का, भी ये है कि 20,000 से ज़्यादा लोग सऊदी अरेबिया का मैच देखने आए हैं, और इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान तीनों के पास इतनी हाईएस्ट होम अटेंडेंस नहीं थी। लोग कहते हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल कौन देखता है, भाई जाके देखो, जिना स्टेडियम में लोग पैसे दे के टिकट दे के 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, 4,000 रुपये का टिकट देख के देखने आए हैं अपनी पाकिस्तान टीम को। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अब कोई ये कह सकता है फ़ुटबॉल कौन देखता है। फ़ुटबॉल देखता है, फ़ुटबॉल हो रहा है पाकिस्तान में। और आगे चाहते हुए अगर आप देखेंगे, अभी हमारे पास सितंबर की विंडो आ रही है और उसमें उम्मीद की जा सकती है, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को फ़ंड्स का शदीद मसला है, पर उम्मीद ये की जा सकती है कि पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल फेडरेशन है अब फ्रेंडलीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की डेट्स हैं, इसमें अगर हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो टीम एक अच्छी शेप में आ जाएगी, बाकी प्लेयर्स भी वापस आ जाएंगे, और जब तक मार्च के बाद आएगी हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे कि हम एशियन कप क्वालिफायर्स के अंदर कोई ना कोई कारकर्दगी कर सकें। बहुत सारी चीज़ ये इसी पे डिपेंड करेगी कि हमारा ग्रुप क्या निकलता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और पहली दफ़ा पाकिस्तान ये राउंड खेल रहा है, तो अगैन दोबारा पाकिस्तान की टीम होम पे आएगी, जिना स्टेडियम में खेलेंगे, और हम दोबारा उनको सपोर्ट करने जाएंगे।
और आखिर में मैं ख़ास थैंक यू करना चाहूँगा अल्ट्रा शाहीन्स का, जिनके साथ मैंने थोड़ा सा कोलैबोरेट किया। सारा एफ़र्ट उन लोगों ने ख़ुद ऑन ग्राउंड किया। उसामा, मेहरान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कारकर्दगी की, आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ भी किया और आपने सारे फैंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और वो शोर कम्प्लीटली आपको वहाँ नज़र आया। उसके बाद आपको नज़र आया जो इतना उम्दा क्राउड था और इतना शोर जो मचाया गया, सारी आपकी एफ़र्ट्स की वजह से था। तो इंशाल्लाह ये एफ़र्ट जारी रहेगी और अगले मैच के लिए भी हम एक बेहतरीन क्राउड का इंतज़ाम करेंगे।